किया था ट्राई, नहीं हुआ। पास पॉइंट सिमुलेंट आफ्टर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कुछ पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से। किया है आप लोगों ने ट्राई? निकला? h/√g - c। चलो देखो, कोई बात नहीं, अपना नुकसान करोगे आप लोग अगर आप काम नहीं करोगे तो, मुझे क्या। देखो, हमने दो कंडीशन पढ़ ली थी, कौन कौन सी? एक तो ओवर टर्निंग वाली और एक स्लाइडिंग वाली, है ना। चार फोर्सेस से हमें डील करना था। सॉरी, चार कंडीशन से हमें डील करना था। नेक्स्ट इज फॉर नो टेंशन इन डैम। फॉर नो टेंशन इन डैम। फॉर नो टेंशन इन डैम, देखो यार क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हमारे पास कितने फोर्सेज हैं? अगर मुझे डैम का एनालिसिस करना है तो मेन कितने फोर्स है मेरे पास में? तीन फोर्स है। डैम का सेल्फ वेट, उसके ऊपर पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और पानी के कारण ही क्या आता है उसके ऊपर नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर आता है। दिस इज वाटर प्रेशर एंड दिस इज अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है। जो डैम का नीचे बेस है उसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज बी, एंड अंदर जो आपके जा रही है स्क्रीन के, दैट इज लेंथ ऑफ द डैम। हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो तो हम 1 मीटर लेके चलते हैं। सो दिस इज बी, विड्थ ऑफ द डैम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। जब भी आपके डैम के ऊपर आपका रिजर्वर फुल है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आएगा, और एक नीचे क्या लगेगा? नीचे लग रहा होगा आपका समेशन बी। याद करो, याद है आपको ये समेशन बी क्या होता था? समेशन बी इक्वल्स टू क्या? वेट, सेल्फ वेट ऑफ द डैम माइनस क्या? सेल्फ वेट ऑफ द डैम माइनस टोटल अपलिफ्ट फोर्स। और ये क्या हमारे पास में? ये है पानी का प्रेशर। अब एक बात बताओ, आपके पूरे डैम में कहीं पे भी टेंशन नहीं आनी चाहिए, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा किस किस का, इस पी फोर्स का और इस समेशन बी फोर्स का, वो किसके अंदर अंदर होना चाहिए? आपका जो रिजल्टेंट है वो किसके अंदर? अच्छा ये बताओ पहले तो, एक बताओ, आपने तीन फोर्स दे रखे हैं यहाँ पे, पानी का प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर और वेट ऑफ द डैम। तो एक बात बताना जरा, क्या कभी रिजल्टेंट b/2 के लेफ्ट साइड में आएगा क्या? क्या रिजल्टेंट b/2 के लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा? जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो बी के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? राइट में आएगा। अगर रिजल्टेंट वाला फोर्स बी बाई टू के राइट साइड में आ रहा है, तो टेंशन के आने के चांसेस कहाँ पे हैं? हील पे हैं या टो पे हैं? टो पे। और कोई टो वाला? अगर रिजल्टेंट यहाँ से पास कर रहा है इधर वाले b/6 से, तो ये यहाँ पे वर्टिकल फोर्स आएगा, समेशन बी। देखो इस तरीके से, तुम लोग पता नहीं कब दिमाग लगाना चालू करोगे। दिस इज पी एंड दिस इज वर्टिकल बी। और ये क्या हो गया आपका? यही तो आपका रिजल्टेंट है। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि रिजल्टेंट आपके b/2 से राइट में पास कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है? लिखवाया था इसको पिछली क्लास में। सर आप तो कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। ये आएगा। अब जरा बताना, पहली बात तो ये बताओ, हम कौन सा फोर्स लेंगे रिजल्टेंट का? हमें किस फोर्स से मतलब है फिलहाल के लिए? हमें समेशन बी से मतलब है। ठीक की बात हम करेंगे नहीं अभी। जरा मुझे बताना, अभी इस सिनेरियो में जब आपका रिजल्टेंट b/2 के राइट साइड से पास कर रहा है, तो टेंशन आने के चांसेस कहाँ पे हैं? इस हील पे हैं या स्टो पे हैं? बेटा हील पे है ना, टो पे कहाँ से बोल दिया फिर आप? क्लियर हुई बात?
अब ये बताओ, लिमिटिंग कंडीशन क्या बताई थी आपको? मैक्सिमम आप इसेंट्रिसिटी कितनी रख सकते हो कि आपका जो हील है वहां पे ना तो टेंशन आए ना कंप्रेशन आए? कितना वैल्यू हो जाएगा इनका? D/6 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, इस सिनेरियो में अगर आपका रिजल्टेंट E = B/6 से पास कर जाए, तो आपके डैम के किसी भी पॉइंट पे कोई टेंशन नहीं आएगा। अगर मेरा रिजल्टेंट E = B/6 से पास कर जाए, तो मैक्स टू मैक्स जो टो होगा वहां पे जीरो आएगा, ना टेंशन ना कंप्रेशन, लिमिटिंग कंडीशन होगी। और जैसे ही रिजल्टेंट चेक करो, जैसे ही रिजल्टेंट E/6 से बाहर चला गया, क्या अब पॉसिबिलिटी है आपके हील पे टेंशन आने की? और और अगर ये रिजल्टेंट E/6 के अंदर अंदर है, तब आपके टो पे क्या, हील पे क्या आएगा? अगर ये रिजल्टेंट B/6 के अंदर अंदर है, तो आपके हील पे क्या आएगा? अरे सोच के बोला करो। जीरो टेंशन आएगा। अरे नमूनो, जीरो टेंशन क्या होता है? व्हाट इज जीरो टेंशन? या तो टेंशन आएगा या तो कंप्रेशन आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा उसको जीरो बोलते हैं। तो कंप्रेशन आएगा ना। अरे अगर एग्जैक्टली इसेंट्रिसिटी B/6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे जीरो आएगा, ना टेंशन ना कंप्रेशन। अगर इसेंट्रिसिटी B/6 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेट, यहाँ पे टेंशन आएगा। बट अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू B/6 से कम है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यहाँ पे कंप्रेशन निकल के आएगा। क्या ये चीज नहीं करवाई है वो क्लास में? मुझे लगा था कि अगला केस मैं आपको ड्राइव करके दूंगा, बट मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा बेटा। ये तो उड़ जाएंगे वरना। सिमरन, क्लास में रिप्लाई नहीं करना होता? ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में नहीं हो? क्लास में ही नहीं है तो क्या करोगे? और नो टेंशन। और नो टेंशन, अच्छा नीरज भी क्लास में है? नीरज समझ में आ रहा है तुम्हें? और नो टेंशन इन द डैम। क्या हो यार? और नो टेंशन इन द डैम, द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स should pass should pass from E = क्या? B/6। तो जितने भी आपके पास फोर्सेज हैं, सबका आप मोमेंट ले लो कहाँ पे? E = B/6 पे, और उसको क्या कर दो? जीरो कर दो। देखो जरा, ध्यान से देखना। ये जो कंप्लीट आपके पास, इसको अलग से बनाया था। हाँ, करोगे गड़बड़। दिस इज बी, इसके हाफ से कहाँ जाएगा? ये इसका हाफ हो गया। दैट विल बी B/2। दैट विल ऑल्सो बी क्या? B/, ठीक है। ये आपका डैम का वेट जो पास करता है। और नीचे से कौन आता है? नीचे से आएगा अपलिफ्ट, जिसको आप यू बोल रहे हो। इसको आप क्या बोल रहे हो? इसको आप W बोल रहे हो। जरा बताना, ये डिस्टेंस कितना होता है? क्या डिस्टेंस B/3 होता है क्या? दिस विल बी B/3। और एक फोर्स आपके पास कौन सा है? एक फोर्स है आपके पास, वाटर फोर्स, जिसको आप P बोल रहे हो। और इसका डिस्टेंस कितना होगा ये? अगर ये कंप्लीट H है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी H/3। आपको इन फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आएगा, उसका जो समेशन है वो कहाँ पे जीरो करना है? आपको करना है क्या? E = B/6 पे। कहने वाला है कि ये सारे के सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है, इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्टेंट तभी वहां से पास करेगा। चेक करो, फर्स्ट फोर्स,
पहला फोर्स कैसा मोमेंट देगा आपको इस ए पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो फोर्स इनटू कितना लीवर आर्म आएगा इसका, पी फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट कितना लीवर आर्म आएगा, H/3। H/3। नेक्स्ट, दूसरा फोर्स कौन सा, डब्ल्यू। डब्ल्यू के कारण ए पॉइंट के अबाउट कैसा मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। आपने क्लॉकवाइज क्या ले रखा है, पॉजिटिव ले रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो -W इनटू व्हाट इज द लीवर आर्म ऑफ डब्ल्यू फोर्स अबाउट दिस पॉइंट ए, एनीवन, कितना आएगा? व्हाट इज द लीवर आर्म ऑफ फोर्स डब्ल्यू अबाउट पॉइंट ए, कितना होगा? B/3 होगा। कैसे B/3 होगा, अगर ये B/6 है, ये कंप्लीट B/2 है, तो ये कितना होगा डिस्टेंस? अगर ये B/2 है, ये B/3 है, तो कितना हो गया, ये हो गया B/6। तो डब्ल्यू ए पॉइंट से कितना दूर है, B/6 प्लस B/6, कितना हो गया B/6 प्लस B/3, B/3। अगेन, जो अपलिफ्ट फोर्स है उसका जो मोमेंट ए पॉइंट की ओर कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो प्लस यू, इसका लिवर कितना होगा, यू फोर्स का, अपलिफ्ट फोर्स का, सेम जितना डब्ल्यू का था, कितना, B/3। दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या, दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या, कर दो सारी वैल्यूज को। जो वाटर फोर्स आपने निकाल रखा, कितना निकाल रखा आपने, निकाल के आए हो, डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू H²/2 इंटू H/3, माइनस वेट क्या था हमारे पास में, कल लिखवाया था आपको, H × B × G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू लीवर आर्म कितना, B/3, प्लस अपलिफ्ट कितना होता है, अपलिफ्ट लिखवाया था आपको C, H × B × C इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू B/3 इक्वल्स टू 0। ये कहानी कर रखी है हम लोगों ने। चलो, देखो जरा क्या क्या हट रहा है यहाँ से। एक तो गामा डब्ल्यू और गामा डब्ल्यू हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, यहाँ से एच हट गया, यहाँ से एच हट गया, और एक एच यहाँ से हट गया। 236 ये भी कट गए, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास में, आपके पास बचा H² माइनस B² G प्लस B² C इक्वल्स टू क्या, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, B² कॉमन, G - C इक्वल्स टू H²। तो B² इक्वल्स टू क्या, H²/G - C। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा B, यहाँ से B निकल के आएगा H√/G - C। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, कहाँ से निकल के आता है रिलेशन जो आप रखते रहते हो? तो ये तीसरा केस बनता है जहां से आपके डैम की विड्थ निकल के आती है, ध्यान रखना है केस। और अगर सी 0 हो जाएगा, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट 0 हो गया, तो यू कितना हो जाएगा, अपलिफ्ट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, क्या ये बात आपको क्लियर है? अरे बोलो, नोट कर लो।
क्लियर हो डॉक्टर? चले आगे। गानों की आवाज आ रही थी आपको? फोर्थ कंडीशन क्या थी आपके पास में? सेफ्टी ऑफ डैम। सेफ्टी ऑफ डैम क्या था? इन एक छूट रखा है बस, बताओ मेरे को जरा। सेफ्टी ऑफ डैम इन कंप्रेशन। सेफ्टी ऑफ डैम इन कंप्रेशन, चेक करो। देखो इसमें क्या है। अगेन कितने फोर्स है हमारे पास में जिससे हमें डील करना है? तीन ही फोर्स है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि तीन फोर्स हैं, क्योंकि आपके पास तीन फोर्स हैं, देखो जरा। अब ये ना केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ। इसका रिजल्ट जितने भी लोग पढ़ाते हैं इरिगेशन वगैरह वो लिखवाते हैं डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि सोम का नॉलेज नहीं होता, और इसमें सोम लगता है। अभी अभी समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। चेक करो। देखो, आपको तो वैसे भी रिजल्ट तो डायरेक्ट याद रखना है, बट वो कहाँ से आया वो समझ लो। देखो, तीन फोर्स है हमारे पास। सेल्फ वेट है, पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स है। और नीचे से कौन बैठा हुआ है? नीचे से बैठा हुआ है अपलिफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अपलिफ्ट नहीं दिखा रहा हूँ बेसिकली, अगर मैं समेशन भी लिख रहा हूँ दैट मीन्स ऑलरेडी अपलिफ्ट क्या इंक्लूडेड है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, यहाँ से समेशन बी आ रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपने सेल्फ वेट में से अपलिफ्ट माइनस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स पी। अब कॉमन सेंस लगाओ। दिस इज द विड्थ ऑफ द डैम। अंदर आपके स्क्रीन में क्या जा रही है? डैम की लेंथ जा रही है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं आपसे वापस पूछूं, इस बार फिर से जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास करेगा? बी/2 के राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? आपके पास दोनों फोर्स आ रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास करेगा? बी/2 के लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? राइट साइड से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट कुछ यहाँ से पास करेगा, इस तरीके से। और ये रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है समेशन बी, और ये रिजल्टेंट का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पी। है ना? ये आपका रिजल्टेंट है। अब ये बताओ, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो हील पे आएगा, टो पे आएगा? अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो कहाँ पे आएगा? हील पे आएगा, टो पे आएगा? बेटा टो पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको आपको इस कंडीशन को कहाँ चेक करना है? इस कंडीशन को हमें टो पे चेक करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान से बात सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से बात। जो भी टो पे जो भी टो पे मैक्सिमम, अब सुनो बात ध्यान से। जो भी टो पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, सुनना बात ध्यान से। जो भी इस टो पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, उसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? जो भी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस टो पे आएगा, उसकी जो वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? क्या उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो आपने टो पे लगाया उससे कम होनी चाहिए? है ना? जरा चेक करो। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से बात। कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टो, कंप्रेसिव, सुनते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एट, क्या लिखा था आपको? डायरेक्ट स्ट्रेस,
डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हो, है ना। डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इसकी मुझे कोई वैल्यू बताएगा? पर मैं लिख देता हूँ, क्या आप कमेंट करोगे? बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर इनडायरेक्ट बोल दो, एक ही बात है। हम लोगों ने निकाला था दैट इजिकल्स टू क्या, समेशन बी डिवाइड बाय क्या था, बी इंटू वन प्लस क्या था, 6 E/B था क्या? क्या ऐसा कुछ लिखा था आपको, है ना। अच्छी बात। इस तरीके से जरा ध्यान से देखो। मैं बिल्कुल टो पे से एक पीस काट रहा हूँ, इस तरीके से कट कर रहा हूँ कि जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन है, ये आपके डैम के जो डाउनस्ट्रीम साइड की स्लोप है, इससे कितना एंगल बना रही है, इससे 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, बात ध्यान रखना। बेटा मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन अगर समझ जाओगे, आपको अल्टीमेटली डायरेक्ट याद रखना है। बट देख लो कैसा होता है, ये एंगल कितना निकल के आया, 90 डिग्री। बेसिकली ये ट्रायंगल इतना छोटा है, ये ट्रायंगल इतना छोटा है कि टो के पास में ही है। अगर ये ट्रायंगल टो के पास में ही है, तो जरा बताना इस ट्रायंगल पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा होगा, क्या यही आ रहा होगा, है ना। मानते हो बात? देखो ना, हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो टो पे आएगा, इस पर पोर्शन पे आएगा। अब मैंने आपसे क्या बोला, ये ट्रायंगल इतना छोटा है कि पूरा का पूरा ट्रायंगल किसका पार्ट है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल टो का पार्ट है। तो इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, सेम बिल्कुल। देखो, अब ध्यान से देखो। ऊपर जो आपको ट्रायंगल छोटा सा बना के दिखाया है, इसको बड़ा कर रहे हैं समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए एग्जिट कर रहे हैं इसको। अब देखो एक बात समझो, लेट अस सपोज, एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे कुछ टेल वाटर डेप्थ है। हो सकती है टेल वाटर डेप्थ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एच डैश। अगर यहाँ पे टेल वाटर डेप्थ है, तो जरा बताना, पानी यहाँ पे क्या लगाएगा, इस स्लोप पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाएगा इस तरीके से, क्योंकि पानी का जो देखो ना, आपने, अब आपको ना एक कंफ्यूजन आ सकता है, वो पहले वो दूर करता हूँ आपको। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ टेल वाटर डेप्थ रहेगी, यहाँ पे सरफेस कैसा था मेरे पास में, यहाँ पे सरफेस वर्टिकल था। वर्टिकल सरफेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि आप ऐसा बनाते हो ना डायग्राम को, चेक करो, जब भी पानी का वेरिएशन दिखाते हो, लीनियर दिखाते हो इस तरीके से, ये जो एरो है, ये जो मैं बना रहा हूँ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये किसी पॉइंट पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं जो पानी अप्लाई करता है? जो एरो है, इसके जो ऑर्डिनेट हैं, क्या ये किसी भी पॉइंट पे पानी का जो प्रेशर है उसको दर्शाते हैं? जरा बताना, आपने इस सरफेस के कितने डिग्री एंगल पे ये एरो बना रखे हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी के कारण लगने वाला प्रेशर हमेशा सरफेस के कितने डिग्री पे एक्ट करता है, 90 डिग्री पे। और यही रीजन होता है कि वहां पे कोई भी शेयर फोर्स नहीं आता, है ना। देखो ना बेटा, क्या कभी पानी किसी सरफेस पे शेयर लगाता है क्या? पढ़ा रखा है आपने, एफएम के अंदर पढ़ा रखा है, हमेशा पानी एक हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में होता है। और हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में क्या कभी शेयर आता है? नहीं आता ना, नहीं आती बात। चलो, और यहाँ पे हमारा सरफेस कैसा है, क्या अभी हमारा सरफेस यहाँ पे वर्टिकल है क्या? क्या हमारा यहाँ सरफेस वर्टिकल है क्या? अरे बोलो, नहीं वर्टिकल नहीं है ना, वर्टिकल नहीं है। लेकिन पानी इस सरफेस पे अभी भी जो अपना प्रेशर फोर्स है कैसा लगाएगा, कितने डिग्री पे लगाएगा? 90 डिग्री पे लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बात। तो इस तरीके से कुछ आएगा। ये जो टेल वाटर डेप्थ आपने बनाई ना, इस टेल वाटर डेप्थ के कारण जो पानी का प्रेशर डायग्राम है वो इस पर ऐसा बनेगा, इस पर बनेगा। तो देखो, वेरिएशन तो लीनियर ही आएगा। बस आप लोग समझ पा रहे हो ना बेटा कि ये वेरिएशन क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो इस बार वर्टिकल नहीं, इंक्लाइन सरफेस है थोड़ा सा। और हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो तो 90 डिग्री पे ही रहेगा। ठीक है। ये तो आपने क्या बनाया, ये तो आपने बनाया प्रेशर डायग्राम। इस प्रेशर डायग्राम को अगर आप इसका एरिया लेते हो और अंदर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है?
इस प्रेशर डायग्राम के एरिया को जब आप मल्टीप्लाई करते हो लेंथ से, आपको क्या मिलता है? आपको टोटल फोर्स मिलता है। तो लेट अस सपोज जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है पानी का, किस पानी का? जो टेल वाटर डेप्थ है, लेट अस सपोज दिस इज कैपिटल पी डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आई बात आपको? और आप लोगों ने ये जो ट्रायंगल ले रखा है, कहाँ पे ले रखा है? आप लोगों ने ट्रायंगल ले रखा है टो के ऊपर। टो, और टो के ऊपर आपने क्या निकाल रखा है? टो के ऊपर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रखा है कितना? इसको नाम दे रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड बुक्स में जनरली इसको नाम पीवी दिया होता है, तो मैं वही नाम लिख रहा हूँ इसको। ये आपने जो स्ट्रेस निकाल रखा है पीवी, कहाँ पे लग रहा है? ये टो पे लग रहा है। आई बात समझ में आप? अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो इस सरफेस को ध्यान से देखो। अगर डैम स्लाइड करेगा, अगर डैम स्लाइड करेगा तो क्या इस सरफेस पे फ्रिक्शन डेवलप होगा? अगर डैम स्लाइड करेगा तो क्या इस सरफेस पे फ्रिक्शन डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो, है ना? तो क्या बोल सकता हूं मैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास में? यहाँ पे शियर भी आ सकता है, यहाँ पे शियर भी आ सकता है। इज क्लियर टू एवरीवन? चलो अब देखो, यहाँ पे आप यूज कंसेप्ट यूज होगा सोम का, कैसे ध्यान से कर सकते हो। क्या आपके मास्टर ने आपको पढ़ा रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस? पढ़ा रखा कोई चीज? चलो जरा ये बताना, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर भी होता है और जहाँ पे नॉर्मल भी होता है, क्या वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन होता है क्या? एक ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर भी होता है और जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, क्या वो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन होता है क्या? अरे नमूनो, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे क्या नहीं आता? कोई शियर नहीं आता। सुन रखी है बात आप लोगों ने? लेकिन लेकिन अगर मैं इस वाले प्लेन को, जो आपका इस ये वाला प्लेन है, इस वाले प्लेन को अगर मैं नंबर दे दूं 1, तो इस प्लेन पे कितने टाइप के स्ट्रेस हैं? 2 टाइप के स्ट्रेस हैं। तो क्या कभी ये प्लेन मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हो सकता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस आता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आता है ना? चलो, अगर मैं इसकी बात करूं प्लेन नंबर 2 की, प्लेन नंबर 2 पे कितने टाइप के स्ट्रेस हैं? एक टाइप का। कौन सा सिर्फ आ रहा है? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है ना? तो ये कौन सा प्लेन हुआ? क्या ये माइनर या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन हो सकता है? बात मानते हो? या तो माइनर होगा या तो क्या होगा, मेजर होगा। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये क्या है, क्योंकि जो, बस समझो ध्यान से, क्योंकि जो पानी की टेल वाटर डेप्थ है, जो पानी की, देखो ध्यान से बात, जो पानी की आपने ये टेल वाटर डेप्थ है, ये एज कंपेयर टू जो यहाँ पे स्टोरेज डेप्थ है, उसके सामने क्या होगी? कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? बहुत कम होगी। तो ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा? हो सकता है ये प्लेन कौन सा प्लेन हो? ये प्लेन हो माइनर माइनर प्रिंसिपल प्लेन। फिजिकल। और एक और जानकारी पूछता हूँ आपसे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है मोहर सर्कल के अंदर? मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन में कितने डिग्री का एंगल होता है मोहर सर्कल के अंदर? बेटा मैं मोहर सर्कल में पूछ रहा हूँ। 180 डिग्री एंगल होता है। और एक्चुअल एलिमेंट के अंदर कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो अगर ये वाला प्लेन आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, और हम लोगों ने एंगल कितना ले रखा है? 90 डिग्री। तो जो प्लेन नंबर 3 है, ये कैसा प्लेन होगा? ये कैसा प्लेन होगा? ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा। आपको ये बात समझ में आई? अरे हाँ, है ना? तो अगर मेजर प्रिंसिपल प्लेन हमने निकाल लिया, तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस आता है? मेजर नॉर्मल स्ट्रेस आता है, सबसे बड़ा वाला। तो आई एम कंसिडरिंग दैट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट सिग्मा। लेट अस सपोज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा। क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ थोड़ा बहुत भी? अच्छी बात। ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान रखना। लेट अस सपोज इस वाले प्लेन का जो ये डायमेंशन है, इस वाले प्लेन का जो ये डायमेंशन है, इसको एक्स ले लेते हैं। जो ये डायमेंशन है, इसको वाई ले लेते हैं। और जो ये ट्रायंगल का ये डायमेंशन है, इसको जेड ले रहे हैं।
इसको मान लो एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? दूसरी चीज, दूसरी चीज, जो आपने ये ट्रायंगल काटा है, लेट अस सपोज ये वर्टिकल से, यहाँ पे मैंने वर्टिकल ड्रॉ करी, इस वर्टिकल से ये कितना एंगल बना रहा है? लेट अस सपोज इस वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है कितना? ये एंगल, ये एंगल हो गया अल्फा डिग्री। ध्यान रखना वर्टिकल से बनाया है एंगल अल्फा। अगर ये एंगल वर्टिकल से अल्फा बनाया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये छोटू वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल बोलो जल्दी कितना होगा? डायग्राम में देखिए, बोलो ये एंगल कितना निकल के आएगा? अल्फा होगा ये एंगल भी, वर्टिकल से एंगल बना रहे हैं ट्रायंगल की साइड का। नहीं बात समझ में आई? देखो ध्यान से देखो, अरे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार। कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल ही है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये आपका पानी का स्ट्रेस आ रहा है, ये आपका सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा। और नीचे से कौन सा स्ट्रेस है? ये पीवी स्ट्रेस है। और इसी प्लेन में आपके पास क्या है? इसी प्लेन में आपके पास शियर भी है, टाउ। ठीक है, आपने इस एंगल को कितना निकाल, इस एंगल को आपने कितना लिया हुआ है? अब बताओ मेरे को जल्दी से, वर्टिकल से एंगल कितना है हमारे पास में? ये एंगल, ये एंगल अल्फा है। अच्छी बात है। अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो कितना होगा? ये एंगल भी सेम अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो बताना ये एंगल कितना होगा? ध्यान रखना पी डैश नॉर्मल होता है सरफेस के, कितना हो जाएगा एंगल? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के। बात मान, अच्छी बात है। तो बताओ फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तुम्हारे सामने है सब कुछ, कितना होगा ये एंगल? चेक करो। कैसे? क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? ये वाला सरफेस या ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? हाँ, अरे हाँ है ना, अल्फा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको डायमेंशन मार्क कर दी। लेट अस सपोज जो ये डायमेंशन है, इसको अपन एक्स लेते, ये जो डायमेंशन है आपके पास में, इसको वाई लेते, और जो ये डायमेंशन है, इसको अंदर ले देता हूँ, इसको जेड ले लेते हैं। ये पूरा कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। अब मुझे क्या निकालना है देखो, अब ध्यान से बात समझो। फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी ऑफ डैम इन कंप्रेशन, अभी तक हम क्या बोलते आए थे कि टो के ऊपर जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कितना है? अभी तक अपनी स्टडी में हमने क्या बोला, जो हमारा टो पॉइंट है उसके ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है कितना है वो? क्या वो मैक्सिमम स्ट्रेस पीबी है क्या? टो के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा क्या वो पीबी है क्या? बट एक बात बताओ, क्या ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस है क्या टो के ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि इससे ज्यादा स्ट्रेस आपको किसी और प्लेन में मिले। याद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन सॉन्ग, है ना? तो एक बात बताओ, क्या टो के ऊपर ये जो सिग्मा है, टो पॉइंट के ऊपर जो ये सिग्मा है, क्या ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस है क्या? टो के ऊपर जो ये सिग्मा है, क्या ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो डैम की सेफ्टी के लिए, डैम की सेफ्टी के लिए, फॉर फॉर इट्स सेफ्टी, फॉर इट्स सेफ्टी इन कंप्रेशन, फॉर इट्स सेफ्टी इन कंप्रेशन, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा है, जो स्ट्रेस आ रहा है,
ये किससे कम होना चाहिए? जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा आ रहा है ये किससे कम होना चाहिए? दैट शुड बी लेस देन क्या? दैट शुड बी लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ, क्या लिखूं यहाँ पे? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. एंड इफ आई एम टेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज, इफ आई एम टेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज एफएसटी, या फिर ऐसा लिख लो, कुछ भी लिख लो, एफ लिख लो या सिग्मा लिख लो, सिग्मा एस लिख लो, तो जो स्ट्रेस निकल के आएगा मैक्सिमम दैट शुड बी लेस देन क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट इज सिग्मा. क्या इतनी बात तुम्हें क्लियर है नीरज, सिमरन, आसमा एंड मुस्लिम? अब मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या निकालना है यहाँ से? तुम खुद ही बता दो, ये तो तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें क्या निकालना है यहाँ से? तुम्हें ये सिग्मा निकालना है. मेरा पर्पस क्या निकालने का? सिग्मा निकालना है, स्ट्रेस निकालना है मुझे. चलो, ये ट्रायंगल है, इसमें सिग्मा लगा हुआ है. अब तुम्हारा जितना भी दिमाग तुम्हारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा. कैसे? ये सारे के सारे क्या है? सिग्मा, पीबी, पी डैश, ये फोर्सेज हैं, ये स्ट्रेसेस हैं सारे के सारे. ये सारे स्ट्रेसेस हैं. क्या तुम स्ट्रेसेस का रिजल्टेंट ले सकते हो किसी भी डायरेक्शन में? क्या तुम नहीं? अच्छा, ले सकते. अरे नमूनों, स्ट्रेसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद लेते हैं रिजल्टेंट, फोर्स में. बहुत बढ़िया. तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ समेशन, समेशन एफ वाई, सुनते रहना ध्यान से, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो. चलो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा की. सिग्मा स्ट्रेस है. इस स्ट्रेस को मुझे कन्वर्ट करना है फोर्स के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एरिया से. तुम्हारे सामने इसकी डायमेंशन लिखी हुई है, जरा बता दो कितना फोर्स आएगा ये सिग्मा वाला? सिग्मा इंटू वाई इंटू एल आ जाएगा फोर्स. बताओ मेरे को. स्ट्रेस इंटू एरिया, कितना एरिया है? वाई इंटू एल, इसका एरिया अंदर, लेंथ अंदर जा रही है. अरे हाँ, है ना बेटा, लेंथ अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ी बहुत? तो जहाँ, जो यहाँ पे फोर्स आएगा, जो यहाँ पे फोर्स आएगा इस सिग्मा के कारण कितना निकल के आएगा ये फोर्स? इस सिग्मा के कारण जो फोर्स आएगा कितना निकल के आएगा फोर्स? ये निकल के आएगा सिग्मा इंटू क्या? इंटू वाई इंटू क्या? इंटू एल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस पी के कारण जो फोर्स निकल के आएगा कितना निकल के आएगा फोर्स? पी इंटू क्या? एरिया. कितना एरिया आएगा? पी इंटू जेड इंटू एल. अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये आपने पानी का जो प्रेशर था इसको कैसे लिख दिया? अभी बात आ रहा है दिमाग में सवाल वाला. सर ये तो वेरिएशन लीनियर होता है, आपने तो यहाँ पे एक वैल्यू ले ली. पानी की डेप्थ इतनी छोटी है, पानी की डेप्थ इतनी छोटी है कि आपने उसका जो प्रेशर का वेरिएशन है उसको क्या मान लिया? पानी की डेप्थ, जो स्टोरेज डेप्थ है उसके सामने इतनी छोटी है कि आपने उसके प्रेशर के वेरिएशन को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान, कांस्टेंट मान लिया. अब अगर कांस्टेंट प्रेशर, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसको मैं सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ मेरे को. तो वही लिखा हुआ आपके सामने, पी डैश इंटू क्या? एल इंटू जेड. और जो पीवी है, जो पीवी है इसके कारण कितना फोर्स आएगा? इसके कारण कितना फोर्स आएगा? पीवी इंटू क्या? पीवी इंटू क्या? एक्स इंटू क्या? पीवी इंटू एक्स इंटू. अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो. क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो सिविल की बॉडी होती है किस कंडीशन में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है. चलो, पहला फोर्स उठाया, पहला फोर्स. पहले फोर्स का कंपोनेंट लेना वाई डायरेक्शन में, क्या लोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको? जो आपने ऊपर ये फोर्स लिखा हुआ है सिग्मा इंटू वाई इंटू एल, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिलेगा? कॉस अल्फा से. बहुत बढ़िया. तो पहला फोर्स क्या आएगा? सिग्मा, सिग्मा इंटू वाई इंटू एल इंटू क्या? कॉस अल्फा. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और ये कहाँ पे लग रहा है? ये स्ट्रेस ऐसे आ रहा है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स. तुम लोग लेट अस सपोज जो डाउनवर्ड है इसको क्या ले रहे हो? इसको पॉजिटिव ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हो. नेक्स्ट, जो पी डैश है, जो पी डैश है इसके कारण जो फोर्स आ रहा है पी डैश जेड इंटू एल, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड वर्टिकल के अंदर? लिख सकता हूं मैं, प्लस पी डैश इंटू जेड इंटू एल इंटू क्या आएगा? इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा. जरा चेक करो, सही है क्या चीज है? दोनों डाउनवर्ड्स हैं. लेकिन जो ये तीसरा फोर्स है ये कहाँ पे लग रहा है? जो तीसरा फोर्स है ये कहाँ लग रहा है? अपवर्ड्स लग रहा है, तो माइनस लिखूंगा. तो माइनस कितना फोर्स है? पीवी इंटू एक्स इंटू एल. क्या कोई और फोर्स है?
अच्छा, इसका कोई कंपोनेंट आएगा पीवी वाले का? क्या पीवी वाले का कोई कंपोनेंट नहीं, वो तो खुद वर्टिकल में है। इज इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू सी। एक बात समझ में आ रही? तो आपने कितना ले रखा है, एल? आपने एल कितना जूम कर रखा है? एल तो 1 जूम कर रखा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ सिग्मा वाई इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू पीवी इंटू एक्स इंटू एल, माइनस इसको इधर लेके आया पी डैश इंटू जेड इंटू एल। वट इज कोस 90 माइनस अल्फा? क्या होता है? क्या कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या? चेक करो, चेक करो। अच्छा, एल लिख दिया, एल हटाओ यहाँ से। एल तो हटा दिया ना यहाँ से, सबके लिए एल इक्वल टू 1 है, एल हटा दो। एल हटाया, यहाँ से एल हटाया। अब देखो सिग्मा, अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, इसको समझ लो। सिग्मा, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? वाई कोस थीटा से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? क्योंकि मुझे सिग्मा निकालना था। ये क्या है? पीवी एक्स डिवाइड बाय क्या आएगा? कॉस अल्फा, और क्या आएगा? वाई आएगा, माइनस पी डैश इंटू क्या आएगा? जेड साइन अल्फा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे? नीचे क्या आ जाएगा? एक्स इंटू क्या? कॉस अल्फा। तो सिग्मा इक्वल्स टू पीवी, जरा बताना, 1/cos अल्फा क्या होता है? 1/cos अल्फा, 1/cos अल्फा सीकेंड अल्फा, सेकेंड अल्फा। अब क्या बचा? एक्स बाय वाई बचा हुआ, माइनस पी डैश व्हाट इज साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा? टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा इंटू क्या? जेड बाय एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सॉरी, जेड बाय क्या आएगा? एक्स नहीं आएगा बेटा, आपने बताया नहीं मेरे को। जेड बाय एल नहीं आएगा आसमा, वाई है ना बेटा, जेड बाय। क्लियर है ये चीज? अब मामला कहाँ पे आके अटका? अब मामला बटा एक्स बाय वाई और जेड बाय वाई। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे जरा चेक करो। इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में आओ। अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? खुद ही बताओ। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना एंगल होगा? यार ये कंप्लीट 90 है, तो कितना बन जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास में? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, अल्फा बचेगा? करके देखना, अल्फा बचेगा। चलो, अब इस ट्रायंगल में आओ जरा, इस ट्रायंगल में आओ जरा देखना। व्हाट इज द, आपको किसका रेशो निकालना है? हमें दो रेशो निकालना है। कौन कौन सा? एक तो एक्स बाय वाई निकालना है, और एक जेड बाय वाई निकालना है। इस ट्राइंगल में व्हाट इज एक्स डिवाइड बाय वाई? व्हाट इज एक्स डिवाइड बाय वाई? एक तो मुझे क्या निकालना है? एक्स और वाई में रेशो निकालना है। क्या मैं लिख सकता हूँ? जरा चेक करो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कॉस, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाय एक्स। चेक करना जरा, क्या मैं लिख सकता हूँ ये चीज? ध्यान से देख के बता, देखो। क्या मैं इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा वाई डिवाइड बाय एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? कितना ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको? कुछ भी नहीं किया। ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, लिख सकता हूँ। तो वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा? तो वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा? अगर, सॉरी, एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा फिर? 1/cos अल्फा, और 1/cos अल्फा क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड अल्फा, सीकेंड अल्फा। दूसरा को क्या निकालना है? जेड बाय वाई निकालना है, जेड बाय वाई। इसी वाले ट्रायंगल में व्हाट इज साइन जेड, और किस पे निकालना है? जेड और वाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं ले लूं क्या टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा? जरा बताना मेरे को। इस ट्रायंगल में व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? जल्दी बोलो। टेंजेंट अल्फा क्या हुआ इस ट्रायंगल के अंदर? जेड बाय वाई हो जाएगा। रिप्लेस कर दो जो आपने निकाला है, एक्स बाय वाई और जेड बाय वाई। तो सिग्मा इक्वल्स टू पीवी इंटू सीकेंट अल्फा, और एक्स बाय वाई भी क्या था? ये भी सीकेंट अल्फा था, माइनस पी डैश इंटू टेंजेंट अल्फा, और जेड बाय वाई भी क्या था? ये भी आपका टेंजेंट अल्फा था। तो आपका जो प्रिंसिपल टेस्ट निकल के आया, क्या निकल के आया? पीवी सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेंजेंट स्क्वायर अल्फा।
क्या आपने ये एक्सप्रेशन कभी देखा या सुना है क्या बेटा, जो आपके सामने लिखा हुआ है? तो ये यहाँ से निकल के आता है। आपसे तोते उड़ जाएंगे अगर आपसे पेपर में पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो। ये दिए होंगे तीन चार ऑप्शन, वहीं पे हवा निकल जाती है क्या पूछना चाह रहा है ये, आपको समझ में है ये क्या पूछना चाह रहा है? आपको क्लियर है एकदम? हो सकता है कि पहली बार पढ़ रहे हो, चीजें नहीं हो तो कम समझ में आया हुआ थोड़ा सा। अब इसे नोट करो स्टार्टिंग से बिल्कुल। बिल्कुल कुछ नोट नहीं किया होगा आपने मेरे ख्याल से, कुछ नोट किया अभी तक? नोट करो। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछो एक बार, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे करना है मुझे बता दो, नोट करो। मैं पानी लेके आता हूँ, आप लोग लिखो। दिख रहा है आपको क्लियर स्क्रीन पे? है? कहाँ तक लिख लिया बेटा?
डन हो गया, तो कंप्लीट लिख लिया आप लोगों ने? सिमरन आपने लिख लिया बेटा? नीरज? ये, अभी क्या काम खत्म हो गया हमारा? नहीं, अभी तो हमने क्या निकाला बस? अभी तो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला। कंडीशन क्या है हमारे पास में? कि टो के ऊपर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो किससे कम होना चाहिए? वो आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उससे कम होना चाहिए। ठीक है बात? अब जरा पुट करो वैल्यू जो आप निकाल के लाए हो। क्या निकाल के लाए हो? पीवी सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश इंटू टेन स्क्वायर अल्फा शुड बी लेस देन क्या? शुड बी लेस देन सिग्मा एस। पीवी, क्या मुझे पीवी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या होती है पीवी की वैल्यू? समेशन बी डिवाइड बाय बी इंटू 1 + 6 ई डिवाइड बाय बी। ठीक है? उसके बाद सीकेंड स्क्वायर अल्फा, सीकेंड स्क्वायर अल्फा शुड बी लेस देन सिग्मा एस। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो टेल वाटर डेप्थ है मेरे पास, टेल वाटर डेप्थ एच डैश, अगर ये जीरो है तो जरा कमेंट करना पी डैश कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो हट गया पिक्चर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब समेशन बी क्या होता है मेरे पास में, जरा चेक करो। क्या समेशन बी होता है? डब्ल्यू माइनस यू डिवाइड बाई बी, आया ना? इंटू 1 + 6 बी इंटू क्या? सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ये तो पूरा टर्म क्या हो गया? ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा? जरा बताना मेरे को। जीरो हो गया ना ये तो। बचपन में कभी पढ़ा है सीकेंड स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ पढ़ा आप लोगों ने? तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या? 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। यहाँ लिख देता हूँ मैं। सीकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या? 1 + टेंजेंट स्क्वायर। डब्ल्यू क्या होता है? अभी बताओ मेरे को। डब्ल्यू लिख के आते हैं हर बार। एच इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू क्या होता है? इंटू बी डिवाइड बाय टू माइनस यू क्या होता है? सी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी डिवाइड बाय टू। और इस पूरे के डिवाइड में कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? बी बैठा हुआ है अंदर। 1 + 6 6 बी। अब एक बात बताओ, इसेंट्रिसिटी की देखो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं? अब जरा दिमाग लगाना अपना। इधर देखो बेटा। हम निकाल रहे हैं कहाँ पे? टो पे कंप्रेशन। टो पे कंप्रेशन। जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी आएगी, जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी आएगी, क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उतनी ही आएगी? मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी आएगी, क्या जो मोमेंट है उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी? और जितनी ज्यादा मोमेंट की वैल्यू होगी, क्या उतना ही ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस आएगा? है ना? और जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा मेरे को तो उसके लिए एनालिसिस करना है। बट एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ? इस केस को क्यों रख सकता हूँ b/6? क्यों? जैसे ही तुमने b/6 के बाद एनालिसिस चालू किया, जो तुम्हारा हील है वहां पे क्या आ जाएगा? टेंशन। और क्या वो परमिट करना है मेरे को हील पे टेंशन आएगा? क्या हील पे टेंशन में परमिट कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितनी रख सकता हूँ? तो मैं मैक्सिमम कितनी रख सकता हूँ इसेंट्रिसिटी? b/6। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना निकल के आएगा? क्या मैक्सिमम मोमेंट निकल के आएगा? समेशन v इंटू ई, समेशन v इंटू b/6। तो कहने का मतलब है इसेंट्रिसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू मैं रख सकता हूँ वो b/6 रख सकता हूँ। क्यों? जैसे ही मैंने b/6 से आगे एनालिसिस चालू किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चालू कर देगा? यहाँ पे टेंशन आना चालू कर देगा। तो पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में आपको? अरे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि ई की वैल्यू मैक्सिमम कैसे निकल के आई b/6? टेंशन क्राइटेरिया से। क्योंकि हमें तो हर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है ना? कहाँ पे थे? तो ई को पुट किया कितना? ई को पुट किया b/6। 1 +
वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या, सिग्मा एस। चलो, ये बी ऊपर से कॉमन आएगा तो कट जाएगा, ये भी कट गया। अंदर क्या बन गया, अंदर तो वन प्लस वन टू बन गया। यहाँ से देखो क्या, यहाँ से लो एच इंटू जी, कॉमन ले लो, नहीं, क्या कॉमन आएगा, एच इंटू गामा डब्ल्यू कॉमन आएगा ना। अंदर क्या बन जाएगा, चेक करते रहना बेटा, जी माइनस सी डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय टू। और यहाँ अंदर क्या बन रहा है, अंदर भी टू बन रहा है, क्या ये टू बन रहा है। तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल्स टू क्या, सिग्मा सी। तो टू से टू कट गया, हमारे पास क्या बचा, अल्टीमेटली हमारे पास बचा एच गामा डब्ल्यू जी माइनस सी वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। क्या तुम्हें कुछ कुछ फीलिंग आ रही है क्या निकलने वाला यहाँ से, है ना। चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसकी, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की। जरा चेक करो, अगर आपको ऊपर ना ले जाके डायग्राम ही बना दूं एक बार जरा। आपने वर्टिकल से कितना एंगल लिया था, आपने वर्टिकल से कितना एंगल लिया था, या आपने अल्फा लिया था। जरा बताना, व्हाट इज दिस डायमेंशन कॉल्ड एज, एंड व्हाट इज दिस डायमेंशन कॉल्ड एज, दिस एच, दिस इज बी, देन व्हाट इज टेंजेंट अल्फा। आपके सामने लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा टेंजेंट अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा, एच बाई बी। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाया करो नमूनो, बेटा एच बाई बी कहाँ से टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। यही गलती करते हो पेपर में भी, लापरवाही कर रहे हो। क्या ये एंगल अल्फा है क्या, जो तुम एच बाई बी बोल रहे हो टेंजेंट को, तो फिर अल्फा क्या है। अरे बी बाय एच होगा ना, एच बाई बी तो होगा ही नहीं, तो बी बाय एच होगा। हम तो इंटेलिजेंट है सर, बी बाय एच होगा टेंजेंट अल्फा। इसको लिख दो यहाँ, ये टेंजेंट स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो टेंजेंट अल्फा अगर बी बाय एच है, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच कैपिटल लिख लो भाई, बोलेंगे सर आधा कहाँ लिख दिया, एच कैपिटल है ये। तो बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, करो वैल्यू पुट। तो एच गामा डब्ल्यू जी माइनस सी वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर शुड बी लेस देन क्या, शुड बी लेस देन सिग्मा सी। अभी अभी थोड़ी देर पहले नो टेंशन क्राइटेरिया से क्या तुम बी और एच में एक रिलेशन लिख के लाए हो, नो टेंशन क्राइटेरिया से क्या तुम बी और एच में एक रिलेशन लिख के लाए हो, क्या लिख के आए हो। क्या तुमने ऐसा कुछ लिखा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय जी माइनस सी। जरा चेक करो अपनी कॉपी में, जस्ट अभी अभी इसमें पुट करो तो क्या बनेगा, एच गामा डब्ल्यू जी माइनस सी वन प्लस वट इज बी स्क्वायर। इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर क्या बनेगा, वन बाय जी माइनस सी बनेगा, पुट करो। तो वन प्लस वन बाय जी माइनस सी लेस देन क्या, सिग्मा एस। तो एच गामा डब्ल्यू जी माइनस सी, एलसीएम लो, जी माइनस सी प्लस वन डिवाइड क्या, डिवाइड बाय जी माइनस सी, जब कट करो शुड बी लेस देन सिग्मा एस। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया एच गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस सी प्लस वन शुड बी क्या, लेस देन सिग्मा एस। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एच शुड बी लेस देन गामा एस डिवाइड बाय सिग्मा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू जी माइनस सी प्लस। बेटा क्या ये सुना आप लोगों ने रिलेशन, लोग इसको डायरेक्टली लिखवाते हैं। यहाँ से एच निकल के अपनी कॉपी खोल के देखना इरिगेशन की, तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा लिखा हुआ है कि नो कंप्रेशन फेलियर में यहाँ से हाइट निकल के आती है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, और इसमें दिमाग की बत्ती जल जाती है पूरी, कैसे निकल के आया ये, तो तुम्हारे सामने है। सिमरन अब खुश हो, पूरा निकाल के दिखाया।
सर कुछ तो मैं अभी भी नहीं हूँ। समझ में आ गया। जो आपको समझाया समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया और भी अच्छी बात है। सामने जो डब्बे में एक्सप्रेशन है इसको याद रखना है। वो कहाँ से निकल के आया था वो आपको बता दिया। सर इसी एक्सप्रेशन से लिमिटिंग हाइट भी, और ये निकाला क्या हुआ है हम लोगों ने, मुस्लिम। अगर आपको लिमिटिंग हाइट निकालनी है तो कौन सा साइन गायब कर दोगे। ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि हाइट इतने से कम होनी चाहिए। तो लिमिटिंग हाइट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। अरे नमूनो, अरे ये, ए भगवान, एच शुड बी लेस देन सिग्मा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस सी प्लस वन। तो हाइट इससे छोटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट कितनी प्रोवाइड कर दोगे, एच इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू इंटू क्या, जी माइनस एस, जी सॉरी जी माइनस सी प्लस वन। ये लिमिटिंग हाइट आ गई। लिमिटिंग हाइट मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट आ गई। इसके ऊपर आप हाइट लेके जा नहीं पाओगे डैम की। अरे अब तक एक बात बताओ, सुनो मेरी बात यहाँ से। अब तक तुमने इसके पहले तीन क्राइटेरिया में विड्थ निकाली डैम की, बी 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 बी, उसमें एच यूज करते थे, है ना। तो वो एच कहाँ से आएगा निकल के, वो इस कंडीशन से नहीं निकल के आएगा एच, ये बताओ मेरे को। अभी तक हमने तीनों कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन से क्या निकल के आया, बी शुड बी लेस देन एच डिवाइड बाय अंडर रूट टू इंटू जी माइनस सी। ये पहली कंडीशन से आया मोमेंट वाले से। अगली कंडीशन से क्या आया, बी शुड बी लेस देन एच डिवाइड बाय म्यू इंटू जी माइनस सी, ये निकल के आया। अगली से क्या निकल के आया, बी शुड बी लेस देन एच डिवाइड बाय अंडर रूट क्या, जी माइनस सी। बेटा जो तुम ये एच 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 लिख रहे हो, ये कहाँ से लिख रहे हो, ये यहाँ से निकल के आया। पहले एच आएगा निकल के, उसके बाद क्या निकल के आएगा, इस कंडीशन में से जो भी मैक्सिमम होगा विथ, वो विथ चूज कर लेंगे, डैम की डिजाइन खत्म कर देंगे। फिर हुआ। नोट कर लो इसको। फिर क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इसको। आपने कहाँ से नहीं, स्टार्टिंग से लिखना है, यहाँ से दिख रहा है आपको जो लिखना है, नोट करो। सर एम्प्टी में स्ट्रेस जीरो आ जाएगा टो पे, बेटा स्ट्रेस जीरो क्यों आएगा टो पे, एम्प्टी कंडीशन में। एम्प्टी कंडीशन होगी तो आपका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बी बाई टू के लेफ्ट साइड से पास करेगा। ठीक है, बात, बात मानते हो। अगर रिजल्टेंट लेफ्ट से पास कर रहा है और इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करेगी ना चीजें। अगर इसेंट्रिसिटी बी बाई सिक्स के अंदर अंदर है तो कितना आएगा, तो कंप्रेसिव ही आएगा। बट अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बी बाई सिक्स होगा तो जीरो आएगा। अगर रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी बी बाई सिक्स से बाहर चला गया तो टेंशन मिल के आएगी टॉप के ऊपर। फिर वो मुस्लिम, वो तो डिपेंड करेगा ना। जरूरी नहीं है ना एम्प्टी कंडीशन पे जीरो ही हो, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास कर रहा है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने।
हमने नोट कर लिया इसको। बोलो। चलो अप्लाई करते हैं इसको। कैलकुलेट द। आपको क्वेश्चन तो टुच्चू टुच्चू है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। बेस वेट, इसलिए आपको डायरेक्टली लिखवा दिया जाता है। ऑफ ग्रेविटी डैम और नो टेंशन कंडीशन, और नो टेंशन कंडीशन, if the of the dam height of the dam is 150 meter, 150 meter, and specific gravity, of material used is 2.4। आपके ऑप्शन है 96.82 मीटर, नेक्स्ट 150 मीटर, नेक्स्ट 100 मीटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज 95.82 मीटर। करो सर। क्लास में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है? सभी का सी आ रहा है क्या? बाकी दो लोग, आप लोग भी ट्राई करो। यहाँ पे अपलिफ्ट कोफिशिएंट कितना दे रखा है आपको? इस क्वेश्चन में आप लोग को अपलिफ्ट कोफिशिएंट कितना दे रखा है? जीरो। अगर अपलिफ्ट कोफिशिएंट जीरो है, देन व्हाट इज टोटल अपलिफ्ट फोर्स? अगर अपलिफ्ट कोफिशिएंट जीरो है तो टोटल अपलिफ्ट फोर्स कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा जीरो। कितना आंसर आ रहा है? चेक करो। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं डैम की विड्थ निकालने के लिए। किसको यूज करोगे? कंडीशन पढ़ोगे, कंडीशन क्या दे रखी है? और नो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन कंडीशन में जो डैम की विड्थ है, विड्थ ऑफ द डैम शुड बी क्या? लेस देन एच बाय अंडर रूट 2 इंटू G - C। क्या यही होती है क्या? हाँ, यही होती है। बोलो। ये लगा दूं? नीरज, वाह बेटा वाह। अरे नमूनों ये किस में होती है? ओवर टर्निंग में होती है। क्या पढ़ते हो तुम लोग यार, अभी आज पढ़ा है। G - C यही होती है ना? अब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? तो सी तो दे रखा आपको जीरो। तो क्या आ गया यहाँ से? बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या? एच बाय अंडर रूट जी। सब कुछ तो तुम्हें पता है, पुट कर दो ना। कितना एच है आपके पास में? 150 एच है। डिवाइड बाय जी कितना है? 2.4 है। तो बी शुड बी लेस देन कितना निकल के आएगा? 96.82 आ रहा होगा। तो लिमिटिंग कंडीशन में आपकी जो विड्थ मिनिमम है यहाँ पे, ये मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो विड्थ निकल के आती है लिमिटिंग कंडीशन में वो निकल के आती है मिनिमम। लेकिन जो हाइट निकल के आती है लिमिटिंग कंडीशन में वो क्या निकल के आती है? मैक्सिमम निकल के आती है। अभी बात सुनिए आपको बेटा, जो डैम की आपको विड्थ रखनी है वो तो मिनिमम से आप ज्यादा नहीं रख सकते, और जो हाइट है वो ज्यादा से आप नहीं रख। उसकी कंडीशन क्या निकलती है? मैक्सिमम कंडीशन निकल के आती है, और विड्थ की क्या निकल के आती है? मिनिमम कंडीशन निकल के आती है। इतनी विड्थ तो आपको रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको इतनी हाइट रखनी है। ठीक है, तो कितना निकल के आया? 96.82 मीटर। क्या ये बात आपके लिए क्लियर है?
अरे बोलो, बोलते भी यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस विड्थ। ये आपके दोनों प्रीवियस ईयर सवाल थे जो 2000 बिल्कुल लेटेस्ट 22 में आए थे, पर 21 में आए थे। द बेस विड्थ ऑफ सॉलिड ग्रेविटी डैम इज 35 मीटर। 35 मीटर। एंड एंड स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल इज 2.45। 2.45। what is the what is the approximate what is the approximate allowable height of the dam having having an elementary profile having an elementary profile without considering without without considering the uplift without considering the uplift। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 54.8 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन 64.68 मीटर। ऑप्शन सी 80 मीटर। ऑप्शन डी 164 मीटर। देखो, इस सवाल में अगेन आपको क्या बोला है, कितना अपलिफ्ट लेना है आपको, कितना अपलिफ्ट लेना है आपको, जीरो। कितना हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या होता है, एन एलिमेंट्री प्रोफाइल। क्या आपको इस बात का मतलब पता है? अभी तक हम जो ये राइट एंगल सेक्शन लेते आए हैं, इसी इसी को क्या बोलते हैं? डैम के एनालिसिस को सिंपल करने के लिए जो आप लेते हो ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल। एक बार सुनिए आप, बस अभी तक आपको इसका नाम नहीं बताया था। जो भी हमने क्रॉस सेक्शन लिया डैम की एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, इसी प्रोफाइल को या इसी सेक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री प्रोफाइल। जो कुछ नई बात नहीं है हमारे लिए, एलिमेंट्री प्रोफाइल। आप लोग सॉल्व करोगे, मैं कराऊं इसको? इस बार आपको विड्थ देके क्या पूछ लिया? इस बार आपको विड्थ देके क्या पूछ लिया? हाइट। बट क्या कोई कंडीशन मेंशन करी है इस तीनों में से? क्या उसने तीनों में से कोई कंडीशन मेंशन करी है? चलो, एक कंडीशन तो आपके लिए वैसे ही सक्सेसफुल नहीं है। कौन सी वाली? क्या उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यू म्यू? तो यूज नहीं करेंगे। बची हमारे पास कौन सी दो बची? कौन कौन सी दो बचती है? पहली कंडीशन क्या होती है? अगर बात करें ओवरटर्निंग की, ओवरटर्निंग के केस में बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 g - c। अगेन बात करें स्लाइडिंग की, तो स्लाइडिंग में क्या होता है? बी शुड बी लेस देन एच डिवाइड बाय क्या होता है? g - c। और फॉर नो टेंशन क्राइटेरिया बी शुड बी लेस देन एच अंडर रूट g - c। और लास्ट एच निकालने का क्या एक्सप्रेशन होता है? हाइट शुड बी लेस देन सिग्मा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू g - c+1। मुझे एक बात बताओ, क्या डैम की हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या तुम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो? क्या तुम डैम की हाइट इस एक्सप्रेशन निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्या तुम्हें सिग्मा एस दे रखा है उसने क्वेश्चन में? जरूर बताना मेरे को। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो ये तो हट गया। क्या तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी हट गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास ये दो एक्सप्रेशन बचे। चलो यहाँ से क्या निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है, या चेक करो। अगर थोड़ी शफलिंग करोगे, सुनो ध्यान से बात, अगर थोड़ी शफलिंग करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, बी इंटू अंडर रूट जी माइनस सी। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, बी इंटू अंडर रूट जी माइनस सी। सी तो बेचारा कितना है, जीरो है, तो क्या निकल के आया, एच शुड बी ग्रेटर देन बी इंटू अंडर रूट टू जी सी। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट, सिर्फ कर दो वैल्यू पुट। तो एच शुड बी ग्रेटर देन, बी कितना दे रखा आपको, बी दिया हुआ है 35 है ना, तो 35 इंटू टू इंटू अंडर रूट कितना, 2.45, ये वैल्यू बताओ। और ये कितना निकल के आएगा, 35 इंटू अंडर रूट 2.5। कितनी निकल के आ रही है वैल्यूज, पहली आ रही है 54.6 मीटर, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 70। अच्छा होल्डर लिख दिया मैंने, तो 77.475, और यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 54.7। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज करोगे, 77 या 54? अब मुझे इतना बता दो कितना दिमाग लगाओगे, सिमरन बेटा वही तो बोला, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चूज करनी हाइट के केस में। अगर बात करते विड्थ की, तो हम कौन सी वैल्यू चूज करते, एक बात बताओ, तुम खुद ही सोचो। अगर तुम विड्थ को इंक्रीज करोगे, वो आपके डैम को स्टेबिलिटी देगा या अनस्टेबल बनाएगा, विड्थ को इंक्रीज कर रहे हो अगर आप, बोलो मुझे सिमरन। अगर मैं विड्थ को इंक्रीज करूंगा तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जितना ज्यादा आप विड्थ दोगे, क्या आपके क्रॉस सेक्शन का सीजी उतना ही पास आ जाता है ग्राउंड के, है ना। कैसे, जरा चेक करो, देखो ध्यान से बात समझो। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया कुछ ए है, साइड बाय साइड आपके पास एक ट्रेपेजोइडल है, इसका भी एरिया ए है, दोनों का लेट्स सपोज एरिया ए है। जरा बताना, रेक्टेंगल की सीधी यहाँ पे आएगी h/2 पे, अगर हाइट दोनों की h यहाँ पे h है तो h/2 पे। आपने क्या किया, एरिया सेम कर दिया, ट्रेपेजोइडल की हाइट आपने कम कर दी, और आपने जो बेस विड्थ थी वो इंक्रीज कर दी। बेस विड्थ इंक्रीज करके और हाइट हाइट को कम करके जो सीजी है, जो सीजी है जो h/2 पे हुआ करता था, वो नीचे आ जाएगा। अब जरा बताना, सेम क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सी ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वन या सेकंड वन, सेम ज्योमेट्री के लिए कौन सी ज्योमेट्री, सेम एरिया के लिए कौन सी वाली ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है, ये मार डाला। अच्छा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी तुम्हारे आंसर कुछ ऐसे आएंगे, दोबारा सुन लो कोई बात, नमूने हैं क्या करें। देखो, देखो, ये आपके पास रेक्टेंगल है, कितनी बात समझ में आती है बताओ मेरे को जरा। एक रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्या ये बात आपको समझ में आई। इन भाई साहब का हाइट कितना है, एच, और इन भाई साहब की जो विड्थ है, ये कितनी है, ये बी है। चलो, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा, और रेक्टेंगल की बजाय आपने क्या बनाया, आपने बनाया एक ट्रेपेजॉइडल, आपने बनाया एक ट्रेपेजॉइडल, अच्छी बात। इसका एरिया सेम है, इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी जो विड्थ है ये ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस एच डैश विल बी लेस देन ऊपर वाला एच, एंड दिस बी डैश विल बी ग्रेटर देन क्या, ऊपर वाला बी। जो रेक्टेंगल सेक्शन होता है इसकी सीधी कहाँ पे लाई करती है, h/2 पे, ये इसकी सीधी होगी h/2। ट्रेपेजोइडल के केस में क्या सीधी h/2 पे आएगी क्या यहाँ पे, या h/2 से कुछ नीचे होगी, h/2 से कहीं नीचे होगी, यहाँ कहीं सीधी होगी।
अब तुम मुझे बताओ, एक की सीजी हायर लेवल पे है, एक की सीजी लोअर लेवल पे है, तो जिसकी सीजी हायर लेवल पे होती है वो बॉडी अनस्टेबल होती है, स्टेबल होती है? बेटा अनस्टेबल होती है। अरे जो पानी का फोर्स आएगा, ये लो, कैसी बात करते हो यार। ये तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटी वॉल में, रिटेनिंग वॉल में, तभी तो दिक्कत आ रही थी ग्रेविटी वॉल में, तभी तो हम कैंटिलीवर पे गए थे, क्योंकि मुझे बेस फिट इंक्रीज करनी पड़ेगी उतनी स्टेबिलिटी के लिए। है ना? अगर मैं सॉइल को रिटेन कराते कराते कराने के लिए हाइट को इंक्रीज करता चला गया बिना बेस फिट को इंक्रीज किए, तो सीजी ऊपर चला जाएगा, उसका शिफ्ट होता चला जाएगा। और अगर सीजी ऊपर शिफ्ट होता चला गया तो वो स्टेबल की तरफ जाएगा, अनस्टेबल की तरफ जाएगा? अरे अनस्टेबल जाएगा। अभी क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ सिमरन, आसमा, मुस्लिन ने, नीरज। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपको विड्थ ज्यादा से ज्यादा रखनी है, कम से कम रखनी है? सिमरन आपसे पूछ रहा हूँ। मैक्सिमम रखनी है विड्थ को, क्योंकि विड्थ अगर आप ज्यादा रख रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। इनवर्स केस में अगर आपको स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हाइट क्या रखनी है आपको? हाइट पे क्या क्राइटेरिया आएगा, कम आएगा? तो अब खुद ही बताओ, ये आपके पास दो हाइट निकल के आ रही है, इनमें से कौन सी हाइट चूज करोगे? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। क्लियर हुआ? तुम खुद ही सोचो ना बेटा, तुम खुद ही सोचो। अगर तुम ये हाइट चूज कर लोगे, जब इस हाइट को, जो तुमने 77 चूज करी, इस वाली कंडीशन में फुलफिल करोगे, तो क्या तुम्हें यहाँ पे विड्थ सेटिस्फैक्टरी मिलेगी? खुद ही बताना जरा। नहीं मिलेगी। बट अगर तुम इस हाइट को चूज करोगे, तो ये भी फुलफिल हो जाएगा विड्थ क्राइटेरिया, और ये भी फुलफिल हो जाएगा। सही बात सुन। क्लियर? नाउ दैट कंप्लीट्स योर क्या गाइड है। ठीक है बात। इसके बारे को नहीं पूछेगा कुछ भी। क्लियर आपको? और पढ़ना डैम्स में काफी है। काफी है। ध्यान रखो अपना। बट टरबाइन एंड पंप्स करा दे। हाँ तो आपको बोला था कि करा दूंगा, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स का पार्ट है। कल आप लोग का टेस्ट रहेगा। कल, अच्छा मुझे टेस्ट के टाइम ही बताओ, क्या रखूँ? दिन में रखूँ, सुबह रखूँ, या रात में रखूँ? जल्दी बोलो। संडे दिन में रखना है? संडे तो कल संडे है ना, कल क्या है? कल सैटरडे है ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा सैटरडे है, संडे को है ना टेस्ट। ठीक है ठीक है, कल तो मैच है। ठीक है ठीक है, संडे को रखते हैं। संडे को रखते हैं दिन में, दोनों टेस्ट आपके दिन में रहेंगे। ठीक है, आपको दो टेस्ट बोले थे, इन्वायरमेंट प्लस हाइड्रोलॉजी और जियोटेक प्लस सर्वे, दिन में रहेगा। चलो टेक केयर। टाइम आपको मैं बता दूँ।